नमस्कार। इस YouTube चैनल की निःशुल्क क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक आपके सामने है। आपका विषय चल रहा था शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र और उसमें उपलब्धि परीक्षण का पहला भाग लेकर आए। बहुत सारे दिनों से आपकी मांग थी कि 5 यूनिट को पहले पूरा कराया जाए। तो यूनिट 5 जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि मापन, मूल्यांकन, CC, NCF वगैरह है, ये सारे के सारे जो हैं मापन, मूल्यांकन, आकलन, ये आपके केवल शिक्षा शास्त्र में ही नहीं, खाली शिक्षा मनोविज्ञान वाले 5 यूनिट में नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट में भी हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे इस यूनिट के। RT 2009 कंप्लीट अपन ने 4 वीडियो में कर लिया था और इससे पहले 8 वीडियो अपन ने मापन, मूल्यांकन और आकलन के पूरे कर लिए थे और कंप्लीट कर लिया था टॉपिक को। RT के चौथे वीडियो में आपको मैंने आए हुए प्रश्न सॉल्व करवा दिए थे सारे। मापन मूल्यांकन के भी जितने प्रश्न हैं वो आपको सारे सॉल्व कराए जाएंगे आगे जब वीडियो आएगा उसमें। लेकिन अपन टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले प्रश्न अपन बाद में करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद में करवा देंगे, लेकिन पहले उपलब्धि परीक्षण की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, अपन ने मापन पढ़ लिया, मूल्यांकन पढ़ लिया, आकलन पढ़ लिया। इसी क्रम में 2 टॉपिक और हैं, एक उपलब्धि परीक्षण और एक सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ये सब आपस में रिलेटेड है क्योंकि सभी का संबंध अंततः मूल्यांकन से ही है। अब देखिए, उपलब्धि परीक्षण क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन इसके कई नाम हैं। इसे उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं, इसे लब्धि परीक्षण भी कहते हैं, इसे कई बार निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए केवल एक ही शब्द आता है और वो शब्द है अचीवमेंट टेस्ट। जी, इसे मात्रात्मक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उपलब्धि परीक्षण क्या है? मूल्यांकन का एक पार्ट मापन है और मापन करने के जितने भी तरीके हैं उन तरीकों में से एक तरीका है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण को अपन मापन में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये किसी भी उपलब्धि की मात्रा को बताता है। और मापन और मूल्यांकन में आपने जब अंतर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन है वो मूल्य, स्तर और गुणात्मकता को निर्धारित करता है, इसलिए मूल्यांकन को ग्रेड से या श्रेणी से व्यक्त किया जाता है। और मापन है वो हमेशा क्या है कि मात्रा को व्यक्त करता है, इसलिए मापन को प्रतिशत, प्राप्तांक है, औसत है, इनसे व्यक्त किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट क्या है? तो मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि अचीवमेंट टेस्ट किस रूप में होते हैं। अपने स्कूल में जो एकेडमिक सेशन के दौरान पूरी साल जो एग्ज़ाम चलती हैं, जैसे पहला टेस्ट हुआ, उसके बाद में दूसरा टेस्ट हुआ, उसके बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, उसके बाद में तीसरा टेस्ट हुआ, उसके बाद में वार्षिक परीक्षा हुई, ये सब उपलब्धि परीक्षण है। क्यों? क्योंकि अपन सब जानते हैं इनमें आपको ये बताया जाता है, टेस्ट में आपको ये बताया जाता है कि आपके 10 में से 5 आए, 10 में से 8 आए, 10 में से 10। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक में आपके 70 में से 35 आए, 40 आए, मार्क्स बताए जाते हैं। इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा में आपके 1000 में से 800 में से इतने नंबर आए हैं, इतने प्रतिशत आए हैं, और इस प्रकार से आपको अंक तालिका प्रदान कर दी जाती है और इसके आधार पर आप अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिए जाते हो, यानी आपकी कक्षा प्रोन्नति हो जाती है। तो ये जो टेस्ट है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? अचीवमेंट टेस्ट। तो उपलब्धि परीक्षण को अपन किस प्रकार से परिभाषित करें, तो इसका अर्थ कैसे समझें? तो अपन ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन की वह विद्यालय आधारित प्रणाली जिसके अंतर्गत किसी विद्यार्थी के किसी विषय या अनेक विषयों में जो ज्ञान कौशल प्राप्त किया है, उस ज्ञान और कौशल की जो मात्रा है, उस मात्रा का मेजरमेंट करने के लिए, मापन करने के लिए अपन जो विधि काम में लेते हैं या अपन जो परीक्षण काम में लेते हैं, उसी परीक्षण का नाम है उपलब्धि परीक्षण। अचीवमेंट टेस्ट वो टेस्ट हैं जिनसे किसी विद्यार्थी की किसी विषय विशेष क्षेत्र में उसने क्या सीखा और कितना सीखा, इन दोनों प्रश्नों का जवाब हमें देता है उपलब्धि परीक्षण। अब इसको अपन कुछ विद्वान हैं उनके कथनों से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कथन मैंने आपको सारे कथन 5-6 कथन हैं, लिखाऊंगा नहीं, थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने एक स्लाइड में उनके सारे कथन लिखे हैं। ये कथन आपको रटने नहीं है, केवल समझने हैं।
ये कथन अपने सिर्फ इस काम में आएंगे कि उपलब्धि परीक्षण का जो सही अर्थ है उसको समझाने में काम में आएंगे। अपन सारे कथनों के आधार पर उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा खुद बनाएंगे, लास्ट में निष्कर्ष निकालकर इसकी जो खास बातें हैं उनका निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन पहले कुछ कथन हैं, मुख्य रूप से मैंने यहाँ पर 5 कथन लिए। पहला सुपर का है, इसके बाद में थॉर्नडाइक का कथन है, उसके बाद में फ्रीमैन का है, उसके बाद में प्रेसी रॉबिन्सन और हैरॉक्स का है, और 5 नंबर पर गैरिसन एंड जो अदर है उनका है। तो इस प्रकार से अपन ने 5 कथन लिए हैं। इन 5 कथनों में आपको ये देखना है कि वाकई में उपलब्धि परीक्षण में किस बात की जांच की जाती है। इन सब कथनों में कुछ बातें कॉमन हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, जिससे आपको उपलब्धि परीक्षण बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कथन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। पहला सुपर का है। सुपर क्या कह रहा है, देखिए। आप पढ़ रहे हो उपलब्धि परीक्षण का अर्थ और परिभाषा, तो अर्थ मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, बाकी निष्कर्ष के रूप में अपन देखेंगे। सुपर कहता है कि उपलब्धि परीक्षण में या निष्पत्ति परीक्षण में हम ये निश्चित करते हैं कि क्या सीखा गया और कितना सीखा गया। यस, पहला क्वेश्चन क्या, और दूसरा कितना, और तीसरा यहां लिखा है कितनी दक्षता के साथ सीखा गया। यस, यानी एफिशिएंसी कैसी थी, क्वांटिटी क्या है, कितना सीखा है, क्या सीखा है और कितनी दक्षता के साथ में सीखा है। इसकी जांच करने के लिए जो परीक्षण काम में लेते हैं उन्हें अपन उपलब्धि परीक्षण, ये तो सुपर ने कहा। थॉर्नडाइक क्या कह रहा है, थॉर्नडाइक कह रहा है कि जब हम लोग उपलब्धि परीक्षण वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या काम करते हैं, अपन ये तय करते हैं कि विशिष्ट शिक्षण के बाद विद्यार्थी ने क्या सीखा। जी दोबारा सुन लीजिए, क्या सीखा, और ये वापस सुन लीजिए, क्या सीखा। 2 बात आ गई कॉमन। फिर आगे बढ़िए। फ्रीमैन क्या कह रहा है कि एक विषय में या पाठ्यक्रम में, कुछ विषय या छोटे एक विषय में व्यक्ति ने जो ज्ञान, समझ और कौशल, इन तीनों चीजों को प्राप्त किया है ना, इनका मापन जो है इसी को अपन निष्पत्ति परीक्षण करते हैं। यानी कि किसी विषय क्षेत्र में या पाठ्यक्रम में विद्यार्थी ने एक निश्चित अवधि में जो ज्ञान समझ प्राप्त करी है, स्किल प्राप्त करी है, उसका मेजरमेंट करने के लिए जो टेस्ट काम में आते हैं वही क्या है, अचीवमेंट टेस्ट। जी फ्रीमैन का कथन है। इसके बाद में देखो प्रेसी रॉबिन्सन और हैरॉक्स, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण मुख्यतः छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीखने की सीमा का क्या करते हैं, मापन करते हैं। ये भी कह रहा है कि मापन करते हैं और ये भी कह रहा है मापन करते हैं। इसका मतलब उपलब्धि परीक्षण मूल्यांकन के अंतर्गत जो मापन आता है ना, उस मापन करने का ही एक तरीका है। क्यों? क्योंकि मापन में रिजल्ट हमेशा मात्रात्मक रूप में आते हैं और यहाँ भी मात्रात्मक रूप में दर्शाए जाते हैं। चलिए अब अगली बात करते हैं। अंतिम बात गैरिसन की है। गैरिसन क्या कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट क्षेत्र में, वही बात है, विशिष्ट क्षेत्र में, विशिष्ट विषय में उसकी ज्ञान की सीमा, वापस देखिए, ज्ञान की सीमा, मापन, क्या सीखा, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको किसमें मिलेगा, उपलब्धि परीक्षणों में मिलेगा। ये परिभाषाएं अपने को केवल ये समझा रही हैं कि वाकई में उपलब्धि परीक्षण में किस बात का पता लगाया जाता है। तो बात साफ है कि उपलब्धि परीक्षण के अंदर मुख्य रूप से विद्यार्थियों की विषय संबंधी योग्यताओं का मापन किया जाता है, उनकी गुणात्मकता का निर्धारण नहीं होता है। उसके लिए अपने को मापन की जगह मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनानी जाती है, क्योंकि मूल्यांकन में मैंने आपको बताया था कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। चलिए अब इन सब बातों को अपन ने समझ लिया, अब थोड़ा सा अपन अपने शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि उपलब्धि परीक्षण की जो परिभाषाएं है ना, इनका निष्कर्ष क्या है, सार क्या है। तो सार ये है, पहली बात तो ये सुन लीजिए आप, उपलब्धि परीक्षण का पहला जो खास बात है ये क्या है कि ये छात्र की वर्तमान उपलब्धि का मापन करते हैं।
एक बच्चे के पास में वर्तमान में क्या उपलब्धि है उसका मापन करते हैं। दूसरी बात, ये छात्र के विषय के ज्ञान, कौशल और समझ का मापन करते हैं। तीसरा, छात्र के विषय संबंधी ज्ञान और कौशल की मात्रा का मापन करते हैं। और एक विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल इत्यादि की सीमा, लिमिट क्या है उसकी, उसके बारे में अपने को जानकारी देते हैं। तो ये पूरा सार है विद्यार्थी की वर्तमान उपलब्धि, उसके विषय के ज्ञान, कौशल, इसका मेजरमेंट करने के लिए, इसकी मात्रा बताने के लिए और इसकी मिनिमम और हाईएस्ट लिमिट बताने के लिए जिन टेस्टों को अपन काम में लेते हैं उन टेस्टों को अपन कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। तो अपन ये कह सकते हैं लक्षण के रूप में कि उपलब्धि परीक्षण है वो परीक्षण है जिनसे किसी विद्यार्थी की वर्तमान उपलब्धियों का पता चलता है, किसी विद्यार्थी के विशेष क्षेत्र में जो उसने उपलब्धि प्राप्त करी है उसका मापन करने में मदद मिलती है। इसके अलावा विद्यार्थी का ज्ञान है, कौशल है, उसकी मात्रा का पता लगाने में, और इसका साथ साथ में देखो उस विद्यार्थी की जो लिमिट है सीखने की, मात्रात्मक सीखने की जो उसकी क्वांटिटी है उसकी लिमिटेशन का पता लगता है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि उपलब्धि परीक्षण विद्यालय मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित एक ऐसी परीक्षण प्रणाली है जिसके अंदर एक विशिष्ट समय के अंदर विद्यार्थी द्वारा विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट विषय में जो ज्ञान, कौशल या अर्जन जो किया है, समझ जो प्राप्त करी है, उसकी मात्रा का निर्धारण होता है। यानी इससे ये पता चलता है कि किसने किस विषय में कितना सीखा। इसका निर्धारण करने के लिए ही उपलब्धि परीक्षणों को काम में लिया जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, तो फिर आगे देखिए अब उपलब्धि परीक्षणों का वर्गीकरण। उपलब्धि परीक्षणों का वर्गीकरण का सीधा सीधा मतलब ये है कि उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के हैं। अब प्रकारों में क्या अलग अलग आधार है। पहला आधार है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर उपलब्धि परीक्षणों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सामान्य उपलब्धि परीक्षण और दूसरा निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण। फिर दूसरा आधार है परीक्षा की विधि के आधार पर। आजकल परीक्षा की जो अलग अलग तरीके चल रहे हैं, विधि चल रही हैं, उनके आधार पर मुख्य रूप से 4 विधियां प्रचलन में हैं। वैसे मूलतः तो 3 ही होती हैं, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। लेकिन लिखित के आजकल 2 रूप चलते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव और एक जो है ऐसे टाइप या निबंधात्मक। तो देखो सब्जेक्टिव में यहाँ परीक्षा विधि के आधार पर मौखिक परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण 4 प्रकार हैं। इसके बाद में शिक्षा शास्त्री डगलस और हॉलैंड ये दोनों बताते हैं कि प्रमापीकरण के आधार पर, आपने मूल्यांकन की एक विशेषता पढ़ी थी प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइज्ड। तो स्टैंडर्ड के आधार पर डगलस और हॉलैंड ने 2 प्रकार के मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण बताए हैं, एक प्रमापीकृत परीक्षण और एक शिक्षक निर्मित परीक्षण। तो देखिए ये प्रकार जो हैं इनको मैं एक बार आपको छोटे छोटे शब्दों में, वैसे अपन इन सबको डिटेल से एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज अपन इन दोनों को मुख्य रूप से फोकस करेंगे इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर एक एक चीज़ लेंगे। लेकिन एक बार इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ लें आप। पहला है सामान्य उपलब्धि परीक्षण और दूसरा है निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण। तो इसके बारे में बता दूं आपको। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के हो गए। सामान्य उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं वो सभी बच्चों के लिए अपेक्षित होते हैं। ये पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक, ये जो है ये सारे के सारे क्या हैं, सामान्य उपलब्धि परीक्षण, जो सामान्यतः सभी शिक्षण संस्थाओं में सभी बच्चों के लिए आयोजित होते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण है ये सभी बच्चों के लिए और सबके लिए इस प्रकार से सत्र पर्यंत नहीं चलते हैं, इनको आवश्यकता अनुसार। क्योंकि निदान का मतलब आप सब समझते हो, निदान का सीधा सीधा मतलब क्या है। देखो थोड़ा सा मैं सामान्य उपलब्धि परीक्षण तो अपन समझते हैं जो सामान्य रिटन टेस्ट होते हैं, लेकिन निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण है, निदान को अंग्रेजी में बोलते हैं डायग्नोस। तो देखो डायग्नोस में निदान शब्द जो है ना, निदान शब्द हमें 3 बातों का जवाब देता है।
क्या जवाब देता है? नंबर 1 समस्या या बाधा या कठिनाई। ध्यान रखिएगा, ये जो निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण है ना, इसका संबंध किससे है? किसी समस्या, बाधा या कठिनाई। कौन सी समस्या से? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो समस्या, बाधा या कठिनाई आती है ना, उसके संदर्भ में अपन निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखो, निदानात्मक तो होता है परीक्षण और उपचारात्मक होता है शिक्षण। निदान पहले होता है, उपचार बाद में होता है। निदान उपचार की पूर्ववर्ती क्रिया है और उपचार निदान की पश्चवर्ती क्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, डायग्नोस कैसे होता है? निदान में हमें 3 बातों का पता चलता है। नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 है समस्या क्या है, पहली बात। नंबर 2, समस्या क्यों है, और नंबर 3, समस्या कैसे दूर की जा सकती है, यानी उपाय क्या है। ध्यान से सुनिएगा, 3 चीज है। समस्या क्या है, समस्या क्यों है, इसका मतलब कारणों का पता लगाएं। पहले तो समस्या को खोजें कि समस्या है क्या बच्चे के, फिर वो समस्या क्यों है उसके कारण खोजें, और फिर उसके बाद में उस समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है उसके उपाय खोजें। दूर करना नहीं है, दूर किया तो किस में जाता है? उपचार में। निदान में तो खाली प्रॉब्लम क्या है, बाधा क्या है, बाधा के कारण क्या है, और बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है, इन 3 प्रश्नों का जवाब मिलता है। इन 3 प्रश्नों के जवाब को ही निदान कहते हैं। डॉक्टर का जो कार्य होता है ना पेशेंट के संदर्भ में, वो एकदम डायग्नोस्टिक होता है। जब कोई डॉक्टर क्लिनिक पर किसी आदमी को चेक करता है, देखता है, उसके पास में जो यंत्र होते हैं उनसे देखता है, या फिर मान लीजिए किसी अन्य उपकरण से देखता है, या कोई जांच करवाता है। डॉक्टर कई बार मरीज को, पेशेंट को जांच लिख के देता है, और जांच लेकर अपन जैसे जाते हैं किसी लेबोरेटरी पे, नाम दिखा हुआ दिखता है आपको कि खंडेलवाल डायग्नोस्टिक सेंटर, शर्मा डायग्नोस्टिक सेंटर। डायग्नोस्टिक का मतलब वो लेबोरेटरी है, वहां पर जांच की जाएगी, और उस जांच की जैसे रिपोर्ट आती है डॉक्टर को पता चल जाता है कि कारण क्या है, और उसको ये भी पता होता है कि इसके लिए कौन कौन सी दवाई देनी है, इसलिए उपाय का भी पता चलता है। लेकिन डॉक्टर ने जैसे आपकी सोनोग्राफी करवाई, और सोनोग्राफी में रिपोर्ट आई कि आपके पेट में एक बहुत बड़ी गांठ है, ट्यूमर है कोई अंदर, या गांठ है। गांठ का जो पता चलाना, बीमारी क्या है, गांठ है, क्यों है, इस वजह से है, उपाय क्या है, उपाय है ऑपरेशन। इतनी बातों का आपको पता किसे चला? डॉक्टर के निदान से चल गया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर, और जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट करता है, उसी के साथ में आपका क्या शुरू होता है? उपचार शुरू होता है। तो देखो, उपचार की जरूरत है ना, वो सबको नहीं होती है। उपचार की जरूरत केवल किसको होती है? जो बीमार होता है। तो इसका मतलब निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता मुख्य रूप से उन बच्चों को होती है, उन बच्चों के लिए। वैसे निदान करना सबका चाहिए, जांच तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन इलाज उसी का करवा दो जिसकी बीमारी है। बाकी अपन सब जानते हैं कि निदान कराना जरूरी है, क्योंकि कई बार अपन जांच वाँच कराते हैं ना बॉडी की, तो कई बार क्या है, बीमारी निकल कर आ जाती है। इसलिए निदान सबका होना चाहिए, लेकिन निदान का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? जिसकी बीमारी होती है, जो उपचार प्राप्त करता है, उससे उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आपने सामान्य उपलब्धि परीक्षण समझ लिया, निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण समझ लिया। अब अपन परीक्षा विधि के आधार पर मौखिक परीक्षण, मौखिक परीक्षण में मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था, जैसे साक्षात्कार मौखिक परीक्षण का एक तरीका है। ऐसी बहुत सारी विधियां जिसमें किसी को प्रश्न या तरह तरह की बातें पूछकर जानकारियां ली जाती हैं, वो मौखिक परीक्षण में आता है। वाईवा जो भी होता है, साक्षात्कार वगैरह होते हैं, उनमें मुख्य रूप से प्रचलन में है। प्रायोगिक परीक्षण आप जानते हैं, मौखिक परीक्षण में कुछ कमियां भी है, लेकिन कमियां वगैरह अपन यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ समझना है अपने को। प्रायोगिक परीक्षण में प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकल आप सब जानते हो, जो थ्योरेटिकली चीज़ अपन पढ़ते हैं सारी की सारी, लिखित में मौखिक में जो थ्योरेटिकली देखते हैं, उसको लैब में जाकर टेस्ट करते हैं, यानी सीखे हुए ज्ञान का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने का जो तरीका होता है, उसको अपन प्रायोगिक परीक्षण कहते हैं। तो प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। इससे भी क्या है, किसी आदमी की जो दक्षता वगैरह होती है उसकी जाँच होती है। यानी जो सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया है वो व्यवहारिक रूप से बच्चा कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए अपन
जो है प्रैक्टिकल टेस्ट करवाते हैं। और लिखित परीक्षाओं के दो रूप हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव है, जिसके गुण दोष वगैरह अपन पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, उनका मुख्य उद्देश्य होता है विषय के ज्ञान की गहराई की जांच करना कि बच्चे का ज्ञान कितना गहरा है। और निबंधात्मक परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चे की अभिव्यक्ति कैसी है और उसको विस्तृत ज्ञान है या नहीं, इसका पता लगाना। दोनों के गुण भी हैं, दोष भी हैं, आगे जिक्र करेंगे। और डगलस और होलैंड कहता है कि प्रमापीकरण के आधार पर, यानी प्रमापीकरण का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ी थी, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, व्यापकता, उनमें अपन ने प्रमापीकरण भी पढ़ा था। प्रमापीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ का स्तर निर्धारण होना, स्तर को ध्यान में रखते हुए परीक्षण का निर्माण होना। तो यहाँ दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्रमापीकृत परीक्षण और एक शिक्षक निर्मित। शिक्षक निर्मित परीक्षण को अप्रमापीकृत या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड भी कहते हैं। अब आप ये कहोगे कि साहब कि प्रमापीकृत शिक्षक से नहीं बनता है क्या? तो शिक्षक से बनता है, लेकिन एक शिक्षक का काम नहीं। जैसे बोर्ड की परीक्षा है, सीटेट का पेपर बनेगा, बोर्ड का पेपर बनेगा, तो उसका एक निश्चित स्तर होगा, ठीक है, 10वीं का, 12वीं का। तो इसमें एक बहुत बड़ी टीम होती है, एक्सपर्ट होते हैं, वो बनाते हैं। और ये शिक्षक निर्मित क्लास में टीचर अपनी सुविधा के अनुसार एक पाठ पढ़ाया और बच्चों का टेस्ट ले लिया, उसमें कोई वैधता विश्वसनीयता इनका ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ये सामान्य होते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ में अपना उपलब्धि परीक्षणों का वर्गीकरण है, इससे संबंधित जो बात है वो कंप्लीट हुई। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर सामान्य उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण है, इनको लेते हैं, इन दोनों में अंतर देखते हैं। तो आगे देखिए, अब एक तरफ अपन ने लिखा है सामान्य उपलब्धि परीक्षण और दूसरी तरफ लिखा है निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण। एक एक अंतर देखना है। आप उपलब्धि परीक्षण में अंतर पढ़ रहे हो, किस आधार पर पढ़ रहे हो? उद्देश्य के आधार पर। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य के आधार पर अपन उपलब्धि परीक्षण को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक सामान्य जनरल अचीवमेंट टेस्ट या कॉमन अचीवमेंट टेस्ट और एक डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, पहला लेते हैं, नंबर 1। पहली बात, सामान्य उपलब्धि परीक्षण है, इनके माध्यम से सामान्य उपलब्धि परीक्षण या अपन ये कह सकते हैं ये उपलब्धि परीक्षण छात्र की विषय योग्यता, छात्र की विषय योग्यता का मापन करते हैं। पहली बात, विषय योग्यता का मापन करते हैं। और निदानात्मक में इनका उद्देश्य क्या होता है? ये परीक्षण छात्र की शिक्षण अधिगम में आने वाली बाधा, समस्या या कठिनाई की खोज करते हैं। सॉरी, सॉरी, एक मिनट। खोज, दूसरी बात देखिए, पहला अंतर देख रहे हैं अपन। सामान्य उपलब्धि परीक्षण से किसी सब्जेक्ट में विद्यार्थी ने कितना सीखा इसका पता चलता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण विषय ज्ञान की मात्रा नहीं बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे के कोई बाधा, कठिनाई, कमजोरी या समस्या आई क्या, उस समस्या की खोज करता है। बता दिया आपको, 3 बातों का पता लगाता है, समस्या क्या है, समस्या क्यों है और समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। इसका जवाब आपको निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण देता है। सामान्य उपलब्धि परीक्षण तो आपको खाली ये बताएगा कि बच्चे ने किस सब्जेक्ट में कितना सीखा। दूसरी बात, नंबर 2, दूसरी बात है सामान्य उपलब्धि परीक्षण। इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप, दूसरा अंतर देखिएगा, इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप चयन, वर्गीकरण इत्यादि किया जाता है।
हाँ जी, अगर आपने सामान्य उपलब्धि परीक्षण लिया है ना, तो इस उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है? किसी प्रतियोगी, जैसे रीट की परीक्षा हो रही है आपकी, ये रीट की परीक्षा भी क्या है? एक उपलब्धि परीक्षण है, अचीवमेंट टेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक निश्चित पाठ्यक्रम विषय दिया गया है, उस विषय के अंदर आपने कितने अंक प्राप्त किए, उन अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है। अगर इसमें इंटरव्यू होता या इसमें डेमोन्स्ट्रेशन क्लास के नंबर होते, तब ये केवल परीक्षण नहीं रहता, मापन नहीं होता, ये मूल्यांकन हो जाता। क्योंकि साक्षात्कार मूल्यांकन की गुणात्मक प्रवृत्ति अपन सब जानते हैं, केवल मात्रात्मक ही नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि रीट की परीक्षा एक उपलब्धि परीक्षण है। रीट की परीक्षा अगर उपलब्धि परीक्षण है तो इसके जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके हिसाब से क्या होगा? चयन होगा, वर्गीकरण हो जाएगा। 60% नीचे वाले हैं वो सारे अलग हैं, इससे वाले एलिजिबल हैं, और एलिजिबल में भी फिर ऊपर का कट ऑफ रखेंगे कि साहब इतने प्रतिशत तक या इतने में से इतने नंबर लाने वाले तक तो सेलेक्ट हैं और बाकी बाहर है। तो अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से क्या होता है? बच्चों का वर्गीकरण होता है, सिलेक्शन होता है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आजकल उपलब्धि परीक्षणों का खूब प्रयोग हो रहा है, और वर्गीकरण भी होता है साहब। वर्गीकरण कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, इतने परसेंट वाले फर्स्ट डिवीजन में, ये ए ग्रेड में, ये बी ग्रेड में, ये सी ग्रेड में, ये सेकंड डिवीजन में, इस प्रकार से डिवाइडेशन भी होता है। तो सामान्य उपलब्धि परीक्षणों के रिजल्ट के बाद में क्या होता है? बच्चों का चयन होता है, वर्गीकरण होता है, ठीक है, इस प्रकार के काम होते हैं। जबकि निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण के परिणाम स्वरूप, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो आप सब जानते हो, निदान के बाद में क्या होता है? अरे भाई, जब पहले निदान कर दिया गया है तो निदान का परिणाम क्या होता है? मैंने बताया आपको, निदान के बाद में क्या होता है? उपचार होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि निदानात्मक उपलब्धि परीक्षणों के परिणाम स्वरूप उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण, जी, उपचारात्मक शिक्षण अंग्रेजी में बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग का काम होता है, पहले निदान होता है और उसके बाद में उपचार होता है। जैसे मान लीजिए एक क्लास में पढ़ाया गया, पढ़ाने के बाद में टीचर ने एक अचीवमेंट टेस्ट लिया, पहला टेस्ट ले लिया, एक प्रश्नावली पढ़ाई थी, गुणनखंड, ठीक है, एक पढ़ाई समीकरण और गुणनखंड दोनों पढ़ा लिए, और उसके बाद में टीचर ने क्या किया? एक अचीवमेंट टेस्ट लिया सिर्फ इस बात को जानने के लिए। मान लीजिए टेस्ट लिया इस प्रकार से कि साहब किस किस के दिक्कत है देखते हैं, तो उसने निदानात्मक टेस्ट का आयोजन करवाया। आयोजन करवाते ही पता चला कि कुछ बच्चे हैं क्लास में, 2 बच्चों की तो दिक्कत आई गुणनखंड के अंदर, ठीक है, और 2 बच्चे ऐसे थे जिनके द्विघात समीकरण में दिक्कत आ गई, ठीक है। तो दोनों की समस्या क्या है? अलग अलग है। तो ध्यान रखिएगा, निदानात्मक परीक्षण तो सामूहिक करवाया जा सकता है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण कभी भी सामूहिक नहीं होता। उपचारात्मक शिक्षण की एक खास बात है, उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत होता है, क्योंकि सब जिसकी बीमारी जैसी है उसका वैसा इलाज करेगा होगा। अपन सब जानते हैं कि सबकी एक जैसी बीमारी नहीं होती है, तो एक जैसा इलाज भी नहीं होगा। इसलिए जैसे ही निदानात्मक परीक्षणों का आयोजन करवाया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? आइडेंटिफाई होता है किसके क्या क्या समस्या है। लेकिन समस्या को व्यवहारिक रूप से दूर करना है ना, तो व्यवहारिक रूप से दूर करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो रिमीडियल टीचिंग करवाकर, वो बहुत सारे तरीके हैं उपचारात्मक शिक्षण के, एक्स्ट्रा क्लास लगाना, स्पेशल क्लास लगाना, छोटे छोटे पदों में पढ़ाना, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का इस्तेमाल करना, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा कराना, ग्रुप में काम करवाना, इस प्रकार के तरीकों से उपचारात्मक शिक्षण करवाया जा सकता है और इन समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं। 2 बात हो गई। अब अपन तीसरी बात में आते हैं। तो सामान्य और निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण में 2 अंतर आपने पढ़ लिए हैं। सामान्य उपलब्धि परीक्षण विषय योग्यता की जांच करते हैं, जबकि निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं और समस्याओं का पता लगाते हैं। सामान्य उपलब्धि परीक्षणों के परिणाम स्वरूप बच्चों का सिलेक्शन होता है, वर्गीकरण होता है, समूह विभाजन होता है, और निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? विद्यार्थियों का उपचारात्मक शिक्षण होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और तीसरी बात अपन ले रहे हैं। तीसरी बात, सामान्य उपलब्धि परीक्षण सभी के लिए वांछित है। हाँ जी, अब यहां पर एक बात बता देता हूं मैं आपको, यहां कंफ्यूज करने वाली बात है थोड़ी सी।
परिस्थिति पर तय होता है उत्तर क्या होगा। 2 प्रश्न बताता हूं मैं आपको। एक बार प्रश्न आया कि निदान की आवश्यकता होती है, ध्यान से सुनिएगा, निदान की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन था प्रतिभाशाली, दूसरा था मंदबुद्धि, तीसरे थे पिछड़े और चौथे थे सभी। उत्तर माना सभी। निदान सबका होना चाहिए, जांच सबकी होनी चाहिए कि कोई गड़बड़ है या नहीं। अरे बिना बीमार आदमी है वो भी तो हेल्थ टेस्ट करवाते हैं। विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फोर्टिज हैं, ये इस प्रकार के हॉस्पिटलों में लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपये देकर हर साल अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं। उनकी बीमारी नहीं होती है फिर भी करवाते हैं। इसलिए देखो जांच है ना, निदान तो सबका ही होना चाहिए। लेकिन उसमें प्रश्न में ये था कि निदान की आवश्यकता होती है, तो उत्तर माना सभी के लिए। लेकिन एक प्रश्न ऐसे आया कि निदानात्मक परीक्षण का सर्वाधिक लाभ मिलता है, सर्वाधिक लाभ मिलता है। तब आया पिछड़े बालकों के, जो कमजोर, निम्न बुद्धि या पिछड़े होते हैं, जिनके समस्या होती है ना, यानी शिक्षण अधिगम में समस्या बाधा महसूस करने वालों को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनकी बाधा आइडेंटिफाई होने के बाद में उनका फिर क्या होता है, उपचार होता है, इसलिए फायदा उनके होता है ज्यादा। तो इस हिसाब से अपन प्रश्न की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं कि साहब उत्तर क्या करें। सामान्य उपलब्धि परीक्षण पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक सबको देनी पड़ती है। लेकिन निदानात्मक परीक्षण है ना, वो होने तो सबके लिए चाहिए, लेकिन ज्यादा लाभदायक किसके लिए है, ज्यादा लाभदायक है वो बैकवर्ड के लिए है, या जो कमजोर है, बाधा महसूस करने वाले उनके लिए है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सामान्य उपलब्धि परीक्षण तो सभी के लिए वांछित है, लेकिन निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण है वो पिछड़े या बाधाग्रस्त के लिए अधिक लाभदायक है। 3 अंतर आपने देख लिया। तीसरा अंतर देखा, सामान्य उपलब्धि सबके लिए अपेक्षित है और निदानात्मक है वो होने तो सबके लिए चाहिए, लेकिन ज्यादा फायदा किसको करते हैं, जो बैकवर्ड होते हैं, जिनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बाधा आती है। 3 अंतर हो गए, 2 अंतर अपने को और देखने हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा अंतर क्या है, सामान्य उपलब्धि परीक्षण। ये परीक्षण निश्चित अवधि, हाँ जी ये खास बात है, निश्चित अवधि पर आयोजित होते हैं। तो सामान्य उपलब्धि परीक्षण पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट अर्धवार्षिक, तीसरा टेस्ट वार्षिक। शिविरा पंचांग, शिक्षा विभाग राजस्थान जो है उसका पंचांग है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा निकाला जाता है, जिसमें पूरे कौन सा टेस्ट कब होगा इसका पूरा टाइम टेबल है, वो सत्र में शुरू से तय हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य उपलब्धि परीक्षण कराते हैं ना, ये निश्चित अवधि पर होते हैं, एक फिक्स टाइम होता है इनका, उस टाइम पर ही इनको आयोजित करवाया जाता है। लेकिन निदानात्मक परीक्षण है ना, इनकी खास बात क्या है कि इनका कोई निश्चित समय अवधि नहीं है, इनकी कोई निश्चित अवधि नहीं है, निश्चित अवधि नहीं, निश्चित अवधि नहीं है। और निश्चित अवधि किस लिए नहीं है, क्योंकि अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार, अध्यापक को ऐसा लगे ना कि चलो अपन थोड़ा सा चेक करते हैं कि बच्चों में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सुविधा के अनुसार इनका आयोजन करवाया जा सकता है। इनका कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। निदानात्मक परीक्षण है, उनका कोई निश्चित टाइम नहीं होता है, अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार इनका आयोजन कभी भी कर सकता है। और अगला अंतर जो है 5वां, वो है सामान्य उपलब्धि परीक्षणों में समय, धन और परिश्रम, ये तीनों ही क्या लगते हैं, कम लगते हैं। दोबारा सुन लीजिए, टाइम कम लगता है, धन कम लगता है और लेबर भी कम लगता है। क्यों? क्योंकि सामान्य उपलब्धि परीक्षण करवाने के बाद में परिणाम बता दिए जाते हैं, काम खत्म। लेकिन आप सब जानते हो निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण है ना, इनकी खास बात क्या है, इनमें ये तीनों ही चीजें, समय, धन और परिश्रम, ये तीनों ही क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। भाई अधिक क्यों लगते हैं? अधिक इसलिए लगते हैं क्योंकि निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण का आयोजन कराने के बाद में एक काम आपको और कराना पड़ेगा, और वो काम आप सब जानते हो, वो है रिमीडियल टीचिंग,
यानी कि निदान होते ही अब आपको अगला काम कराना पड़ेगा जिसका नाम है उपचारात्मक शिक्षण। अगर आपने निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण करवाया है तो निश्चित रूप से आपको उन बच्चों का उपचार भी करना पड़ेगा जिनके लिए इसका आयोजन हुआ है, वरना इसका उद्देश्य है कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण में समय भी ज़्यादा लगेगा, धन भी और परिश्रम भी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है वो इंडिविजुअल होता है। आप सबका सामूहिक उपचार नहीं कर सकते। निदान में तो अपन टेस्ट तो ले सकते हैं, कमजोरियों का पता तो चल सकता है, लेकिन आपको जिस बच्चे की जैसी समस्या, किसी को गुणन करना नहीं आता है, किसी को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता है, किसी को समीकरण नहीं आता है, तो समीकरण वाले को समीकरण के लिए सामग्री बनाओ। सबके लिए आपको जो उपचारात्मक सामग्री बनानी पड़ेगी ना टीचिंग की, वो व्यक्तिगत रूप से बनानी पड़ेगी, अलग अलग बनानी पड़ेगी। इसलिए ये काम है ना वो इसकी तुलना में काफ़ी मेहनत का, काफ़ी समय साध्य और काफ़ी खर्चीला है। जबकि ये काम है जैसे रीट की परीक्षा होने के बाद में आपकी कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं होगी, ना आपकी कोई बोर्ड के द्वारा परीक्षा किताब यानी रिमीडियल टीचिंग की व्यवस्था होगी। लेकिन निदानात्मक परीक्षण अपन करवाते हैं ना तो उसके बाद में जरूरी है कि बच्चे का क्या हो, उपचारात्मक शिक्षण भी हो, नहीं तो उसके कराने का कोई अभिप्राय नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में सामान्य उपलब्धि परीक्षण में और निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण में जो वर्गीकरण के अंतर्गत था, एक बात को पूरा कर लिया है। तो आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। सरकारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा लंबे वीडियो अपन नहीं देंगे, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक लंबे जो वीडियो हैं वो देखने में बच्चों को बोरियत भी है, इसका स्वास्थ्य संबंधी कारण है, दृष्टि वगैरह पर पड़ रहा है, तो उनकी पालन करते हुए वीडियो है वो लगभग 40 मिनट से कम ही रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपको वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे, इसलिए चैनल है प्रयास ऑनलाइन के नाम से है, उसको सब्सक्राइबर्स करें, साथ साथ में बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी करें। ये आप लगातार करते रहिए। नमस्कार।